बस्तर, वो इलाका जो कभी माओवादियों के रक्त रंजित आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, जहां जाने के नाम से ही लोगों की सांसें सूखने लगती थी, जहां हिंसा का तांडव होता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। जवानों ने अपना खून देकर यहां शांति की इमारत खड़ी की है। आजादी के इस पावन अवसर पर हम भी इन अमर शहीदों को नमन करते हैं और एक बार फिर से याद करते हैं उनकी कुर्बानी को। जनता सुरक्षित रहे, इसके लिए जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। राज्य बनने के बाद से अब तक नक्सलियों से लोहा लेते हुए करीब 1600 जवान शहादत दे चुके हैं। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसटीएफ, कोबरा और जिला पुलिस के जवान शामिल हैं। इन्हीं जवानों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट की तर्ज पर यहाँ अमर वाटिका बनाई गई है, जहाँ शहीद के परिजन और आम लोग इन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। कि जब भी याद आती है तो हम ये वाटिका में आते हैं और बैठते हैं, थोड़ा शांत मन लगता है। पापा से आप? मैं बहुत छोटी थी जब शहीद हुए थे, 5 साल की थी मैं। बहुत मिस करते होंगे? हाँ, बहुत। जब पिताजी की याद आती है तो सब परिवार हम इस गार्डन में आते हैं और शांति का अनुभूति होता है। ऐसा लगता है कि पिताजी के साथ बात हो रही है, पिताजी यहाँ उपस्थित हैं। अब शहीद लोगों के नाम से अमर वाटिका बना है, बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का जनता के लिए भी अच्छा लग रहा होगा और याद आता है तो आते हैं हम लोग यहाँ, थोड़ी देर याद करते हैं उसके सामने। 2001 से 2023 तक माओवादियों ने यहाँ हर साल खून की होली खेली थी। हमारे जवानों ने बराबर उनसे लोहा लिया और अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। ये जवानों की शहादत ही है जिसके दम पर आज बस्तर शांति की ओर बढ़ रहा है, तरक्की के आयाम छू रहा है। शहादत को याद करने के लिए, उस शहादत के कारण आज हम एक शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ रहते हैं। शहादत को याद करने का एक जरिया है और शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि के जैसा है। तारमेटला, रानी बुदली, झीरम जैसी बड़ी घटनाओं में जो जवान जो तैनात थे, नक्सलियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए हैं। आज उनके जो नाम है, उनकी पट्टिका है, बस्तर पुलिस ने लगाया है। इंडिया गेट की तर्ज पर बस्तर पुलिस ने अमर वाटिका का निर्माण कराया गया है, जहां पर ये देख सकते हैं, जहां पर जो जवान शहीद हुए हैं उन जवानों के नाम और शहीद होने की तिथि अंकित की गई है। और जो भी यहाँ आते हैं उनको याद करते हैं, साथ ही जो परिजन पहुंचते हैं उनको याद करते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है। आज उन्हीं जवानों की कुर्बानी की वजह से बस्तर में शांति स्थापित है। तो आइए हम सभी उन जवानों की याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। तिरंगा देश की आन बान और शान है, देश का अभिमान है। खादी का तिरंगा बनाने के लिए ग्वालियर काफी प्रसिद्ध है। यहां के मध्य भारत खादी संस्था के पास इस बार तिरंगे की मांग 5 गुना तक बढ़ गई है। क्या है यहां के तिरंगे की खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए। हर साल की तरह इस साल भी देश में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। संस्थानों से लेकर घरों तक पर लोगों ने तिरंगा लहराया हुआ है। ग्वालियर की मध्य भारत खादी संस्था तिरंगा झंडा बनाने वाला एक प्रमुख केंद्र है। संस्था में काम करने वाले कारीगर दीपा बताती हैं कि इस बार तिरंगा की मांग 5 गुना तक बढ़ गई है। इस मांग को पूरा करने में संस्था दिन रात जुटी हुई है। ऐसे साइज के हिसाब से है, 2 बाई 3 का आध घंटे में बन जाता है, 3 साढ़े 4 का 1 घंटे, मतलब साइज वाइज साइज के हिसाब से टाइम लगता है इसमें। और उसमें बहुत ही सफाई से बनाने पड़ते हैं हमको। और इसका पेन का हिसाब चलता है इसमें, मतलब ना ज़्यादा हो, आधा पेन भी ज़्यादा ना हो ना कम हो, वरना नहीं चलेगा। बिल्कुल सफाई से काम करना पड़ता है हमको इसमें। हाँ, बहुत सफाई से काम होता है इसमें।
ग्वालियर में मध्य भारत खादी संस्थान संघ स्थापना 1925 में चरखा संघ के तौर पर हुई थी। 1956 में मध्य भारत खादी संघ को आयोग का दर्जा दिया गया। ग्वालियर में बने तिरंगा देश के 17 से ज्यादा राज्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मध्य भारत खादी संघ के मंत्री रमाकांत शर्मा बताते हैं कि आमतौर पर हर साल यहाँ 20,000 तिरंगा बनते हैं, लेकिन इस साल सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पर ही 16,000 झंडे बनाए जा चुके हैं। मध्य भारत खादी संघ 14 अगस्त तक 1 करोड़ से ज्यादा झंडे सप्लाई कर चुका है। देश के 17 राज्यों में 16,000 से ज्यादा तिरंगा झंडा भेजे गए हैं। हमारे सेंटर पर राष्ट्रीय ध्वज की मांग बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उत्तर भारत में इकलौता राष्ट्रीय ध्वज बनाने का BIS प्रमाणित केंद्र है। वर्तमान समय में हम 17 स्टेट में माल अभी तक भेज चुके हैं। अभी तक हमने 16,000 झंडे सप्लाई कर चुके हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारे यहाँ बनता है वो हाथ का कटा हुआ, हाथ से बना हुआ शुद्ध खादी के कॉटन का झंडा होता है। ग्वालियर में बनने वाला तिरंगा झंडा खास है। इसके धागे को यहाँ हाथों से तैयार किया जाता है। तिरंगे के तीनों रंगों के कॉम्बिनेशन का मानक स्तर, इस पर भी खासा ध्यान रखा जाता है। तिरंगे की सिलाई के दौरान कपड़े का मेजरमेंट, रंगों की मजबूती मशीनों से जांची जाती है। करीब 20 से ज्यादा जांच से गुजरने के बाद तिरंगा तैयार होता है। तिरंगा निर्माण प्रभारी नीलू बताती हैं कि तिरंगा झंडा बनाने में मुझे गर्व महसूस होता है। हम सिलाई करवाते हैं। सिलाई होने के बाद जो नेशनल फ्लैग तैयार होता है उसका मेज़रमेंट, उसकी चौड़ाई, लंबाई, ये सब चेक करके हम उसे ISI के लिए तैयार करते हैं। तो काफ़ी मेहनतों से हम ये ISI फ्लैग एक पीस बना पाते हैं। काफ़ी गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं मध्य भारत खादी संघ में नेशनल फ्लैग की टेस्टिंग करती हूँ और उसका पूरा रखरखाव, पूरा मैनेजमेंट मैं देख रही हूँ। और बड़ा ही गर्व होता है जब हमारे हाथों से निकला हुआ झंडा पूरे भारतवर्ष में फहराया जाता है, बड़ी बड़ी इमारतों पर फहराया जाता है, तो बड़ी ही खुशी होती है। देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था में तिरंगा झंडा तैयार करने में 6 दिन से कम का समय लगता है। यहाँ एक झंडे की कीमत 180 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक है। देश में हुबली और ग्वालियर में ISI मार्क वाला खादी तिरंगा बनाया जाता है। तिरंगा बनाने में ग्वालियर को गौरव महसूस होता है, और हो भी क्यों ना, तिरंगा देश की आन बान शान जो है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन हमें आजादी मिली अनगिनत कुर्बानियों के बाद। उसी दौर की आजादी के एक परवाने से आज आपको मिलवाते हैं 94 वर्षीय डॉक्टर कृष्णा मोदी। आजादी के आंदोलन से जुड़ने के बाद सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्हें जेल जाना पड़ा। ये हैं 94 साल के डॉक्टर कृष्णा मोदी। उम्र के इस पड़ाव में भी ये पूरी तरह से फिट हैं। आज भी अपनी बुलंद आवाज के साथ सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कृष्णा मोदी मूल रूप से मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 60 सालों से बैतूल के पाथाखेड़ा में रह रहे हैं। कृष्णा मोदी बताते हैं कि जब वो महज 3 साल के थे तब महात्मा गांधी भारत यात्रा करते हुए बालाघाट पहुंचे थे। उनकी मां उन्हें गोद में लेकर गांधी जी से मिलने गई थीं। जब वो 12 साल के थे तब उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ। माता जी ने आपको क्या बताया था? ऐसा है, जब मैं 2 साल 3 साल का था उस समय महात्मा गांधी 1933 में वाराणसी आए थे। तब उनके दर्शनों के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो मेरे माताजी भी मुझे लेके गांधी जी के दर्शन करने ले गई थी। ये मेरी माताजी ने बताया मुझे। डॉक्टर कृष्णा मोदी को अपनी पहली हवालात की यात्रा भी याद है। वे बताते हैं कि एक बार क्रांतिकारियों के कहने पर उन्होंने अपने ही स्कूल में आग लगा दी।
क्रांतिकारियों ने उन्हें कई दिन छिपा कर रखा, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए और उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया। मैं उस समय, मेरी उम्र 11-12 साल की थी और 11-12 साल की उम्र में मेरा जो आकर्षण है वो कांग्रेस की तरफ से इसलिए झुका कि मेरे ही दुकान के बगल में पीछे में कांग्रेस वालों का दफ्तर था। तो मेरे को फिर उन्होंने उठा करके, जब उनको मालूम हो गया कि वारंट निकल गया है कि इसको गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करने के बाद मारपीट करेंगे बच्चों को और ये उगल देगा, तो उन्होंने मेरे को उठा करके मेरे नाना के यहाँ बालाघाट ले जाकर भेज दिया। इसकी खबर न मेरे घर में, न माता पिता भाई बहन को नहीं थी और इसी की वजह से मेरे 2 भाई गिरफ्तार हो गए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब हैदराबाद और कश्मीर की रियासत भारत में विलय होने में आनाकानी कर रही थी और इस समय कृष्णा मोदी वामपंथी लाल सेना से जुड़ गए। उन्हें लाल सेना के साथ हैदराबाद भेजा गया, जहां हैदराबाद के भारत में विलय होने तक वे वहीं रहकर आंदोलन करते रहे। तो उस समय हैदराबाद जो थे, इन्होंने इनकार कर दिया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे और जम्मू कश्मीर ने भी इनकार कर दिया। तो हैदराबाद के ऊपर मैं लाल सेना में शरीक होकर के मैं हैदराबाद की लड़ाई के फ्रंट में चला गया। मैंने लाल सेना जो हमारी थी उसका हेडक्वार्टर नागपुर में, उसके लीडर मगरलाल बागड़ी, श्याम एस दांडेकर, ये तमाम लोग थे और उनके अंडर में रहा मैं। कृष्णा मोदी आज भी भारतीय सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। मजदूरों को उनका हक दिलाने, सामाजिक मुद्दों को लेकर वे आज भी संघर्ष करने को तैयार रहते हैं। घर से निकलने से पहले वे अपना बैज लगाना नहीं भूलते। आज भी 94 वर्ष की उम्र होने के बावजूद भी देश दुनिया या क्षेत्र में कुछ भी समस्याएं रहती है, उस पर अपने विचार वो बेधड़क रखते हैं और पत्राचार करने में भी वो बिल्कुल पीछे नहीं रहते हैं। और ज़्यादातर मामलों में उन्होंने ये पाया गया है कि अगर किसी को कोई समस्या है और उनके पास आया है तो वो कोशिश करेंगे कि मैं व्यक्तिगत तौर पे वो आदमी के साथ जाके उसकी समस्या का हल करने की कोशिश करूं। कृष्णा मोदी बताते हैं कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए देश के लाखों वीरों ने अपनी जान कुर्बान की है। डॉक्टर कृष्णा मोदी की जीवन यात्रा आज की पीढ़ी को आजादी की कीमत याद दिलाती है। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और जब हम अखंड भारत की बात करते हैं और जो आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत का जिक्र किया था, उसका केंद्र बिंदु कहां है, क्या आप जानते हैं? आइए आपको दिखाते हैं। भारत के नए संसद भवन की गैलरी में बनाया गया अखंड भारत का नक्शा काफी सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के विभाजन से पहले यानी अखंड भारत में देश का केंद्र बिंदु देश के दिल यानी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले बैतूल में था, जिसका प्रमाण आज भी यहाँ मौजूद है। मुगल शासक अकबर के शासनकाल का इस केंद्र बिंदु से कनेक्शन भी था। क्या था वो कनेक्शन, आपको विस्तार से बताएंगे। भारत देश का भौगोलिक मानचित्र आज जैसा दिखाई देता है वैसा वो सदियों पहले नहीं था। देश की आजादी से पहले यानी कि सन 1947 से भी सदियों पहले अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड भी शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अखंड भारत का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बरसाली गांव के पास था, जिसका प्रमाण आज भी मौजूद है। बरसाली गांव के पास एक वीरान पहाड़ी पर लगा शिलालेख अखंड भारत के केंद्र बिंदु का प्रतीक है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने इस जगह को अखंड भारत का केंद्र बिंदु घोषित किया था। ये अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहते हैं इसको। जब देश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय से मतलब ये अखंड भारत का केंद्र बिंदु के नाम से है। और जब राजा टोडरमल थे
टोटलमल के समय जो सीमांकन करवाया था उनने खोजबीन करके, तब ये केंद्र बिंदु यहाँ पे आया था। तब से यहाँ पे है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते जाते हैं। ये जो स्थित है ग्राम बरसाली में स्थित है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते जाते रहते। मुगल शासन काल के पतन और भारत में ब्रिटिश हुकूमत के साथ अखंड भारत का नक्शा वक्त की गहराइयों में खोता चला गया। भारत का भौगोलिक मानचित्र बदलता गया और इसी के साथ लोग अखंड भारत के केंद्र बिंदु बरसाली को भी भूलते गए। लेकिन देश की आजादी के बाद भी अखंड भारत का ये केंद्र बिंदु हमेशा चर्चाओं में रहा। देश भर से कई इतिहासकार और पर्यटक इस केंद्र बिंदु को देखने आ चुके हैं। बरसाली रेलवे स्टेशन की दीवारों पर रेलवे ने केंद्र बिंदु की जानकारी भी लिखी है। कई बार देश के साथ विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस छोटे से स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होने से कम ही लोग इस ऐतिहासिक जगह के बारे में जान पाते हैं। पता चला कि यहाँ पे एक पिलर पे है मेंशन, आसपास के लोगों से भी जानकारी थी, पहले से भी था कि है, मगर लोग आते रहते हैं, इवन फॉरेनर भी आते हैं यहाँ पे, पूछते हैं क्या है इसकी हिस्टोरिकल है। कई लोग बोलते हैं हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कहाँ है, रूट नहीं पता एग्जैक्ट। ऐसा साइन बोर्ड कुछ रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे। साइन बोर्ड के नाम पे एक सिर्फ बोर्ड यहाँ पे पिलर पे मेंशन है, बाकी बाहर प्लेटफॉर्म साइड पे कुछ रहे तो लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी। भारत के नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा बनाया गया, लेकिन करोड़ों देशवासी ये नहीं जानते कि अखंड भारत का केंद्र बिंदु देश के दिल यानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ही है। बरसाली गांव के लोग ये चाहते हैं कि नए संसद भवन में बने अखंड भारत के नक्शे में इस स्थान की जानकारी भी अपडेट होनी चाहिए, जिससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सर, नए संसद भवन में जो अखंड भारत का नक्शा लगा है उसमें इस गांव का मतलब बैतूल जिले में जो सेंटर पॉइंट है इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि बैतूल जिले के जो बरसाली गांव में केंद्र बिंदु है इसका भी जिक्र उसमें होना चाहिए और सरकार से यही चाहते हैं कि इसका जिक्र उसमें किया जाए। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन कुछ स्थानीय ग्रामीण मिलकर अखंड भारत के इस केंद्र बिंदु पर तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं। लेकिन इतने ऐतिहासिक स्थान पर जो विकास और रौनक नजर आनी चाहिए वो यहाँ नहीं दिखती। बरसाली में लगा अखंड भारत का केंद्र बिंदु दर्शाता ये शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि एक समय भारत कितना विशाल देश हुआ करता था, जिसकी सीमाएं उत्तर में ईरान, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में श्रीलंका और पूर्व में थाईलैंड तक फैली हुई थी। वक्त बीतता गया और नक्शा बदलता चला गया, लेकिन वो खास केंद्र बिंदु आज भी बैतूल में ही मौजूद है, जो यहाँ के लोगों के लिए गर्व का विषय है। बस जरूरत है उस पहचान को बरकरार रखने की। बैतूल से न्यूज़ 18 के लिए ऋषु कुमार नायडू की रिपोर्ट। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं। डंडों से की जमकर मारपीट, दुकान में